नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे डिजीजेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मुझे लगता है कि ये चैनल आपको काफ़ी पसंद आ रहा है। इस चैनल में दी हुई जानकारियाँ अगर आपको बहुत अच्छी लग रही हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे एक रेयर बीमारी की, जिसको DMD कहा जाता है, ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब ये जो प्रॉब्लम होती है ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है। सवाल यहाँ ये उठता है कि आनुवांशिक बीमारियों में होम्योपैथी का क्या रोल हो सकता है। ये बीमारी अक्सर लड़कों में पाई जाती है। लड़कियों में अगर इसका असर होता भी है तो बहुत माइल्ड होता है। लड़कियां इसकी कैरियर होती हैं, लेकिन ये टिपिकली लड़कों का डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि धीमे धीमे करके मस्कुलर वीकनेस आने लगती है। बच्चा चल नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, इतनी पैरालिटिक वीकनेस उसके लिम्स में हो जाती है। एक टिपिकल चीज ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में पाई जाती है कि जो काफ मसल्स होती हैं वो मोटी हो जाती हैं और कड़ी हो जाती हैं। एलोपैथी के हिसाब से ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई क्योर नहीं है, केवल फिजियोथेरेपी और स्टेरॉइड्स एलोपैथी में दिए जाते हैं। फिजियोथेरेपी का रोल, चाहे आप एलोपैथी करें चाहे आप होम्योपैथी करें, फिजियोथेरेपी का रोल इम्पॉर्टेंट है। स्टेरॉइड्स हेल्प नहीं करते हैं और ऐसा देखा गया है कि वो बच्चे जिनको कि ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, ये 22 साल से ज़्यादा जिंदा रह नहीं पाते हैं। तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को DMD होने के चांसेस हैं? देखिए, अगर आपका बच्चा समय से उठा नहीं, समय से चला नहीं, अगर उस बच्चे में मोटर डिलेज हैं, अगर बच्चा चलते चलते गिरने लगा, पहले चलता था फिर गिरने लगा, अगर बच्चे की चाल में लड़खड़ाहट आने लगी, बच्चा देर से चला, ऐसे केसेस में DMD का शक होता है। और अगर देखा जाए तो ऐसे केसेस में बच्चे की जो काफ मसल्स होती है वो मोटी और कड़ी हो जाती हैं। ऐसे बच्चों को कॉग्निटिव डिलेज भी हो जाते हैं और इनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी इनमें आती हैं। होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है? आनुवांशिक बीमारी है, मगर मेरा अपना तजुर्बा है कि जितने भी बच्चे जो कि होम्योपैथी में आते हैं उनको होम्योपैथी द्वारा इतना आराम मिलता है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, 20 साल से ज़्यादा जीते हैं, ये तो पक्की बात है। प्रोग्रेसिव पैरालिसिस उनकी थम जाती है या डिले हो जाती है। DMD का जो इवेंचुअल पैरालिटिक फिनोमेना होता है वो ये होता है कि मस्कुलर वीकनेस इतनी हो जाती है कि चेस्ट की मसल्स इतनी वीक हो जाती है कि बच्चा सांस नहीं ले पाता और इवेंचुअली यही कारण होता है उसकी डेथ का। मगर होम्योपैथी जब चलती है तो पैरालिटिक वीकनेस बढ़ना बंद हो जाती है और बहुत सारे केसेस में पेशेंट्स को इतना रिलीफ आता है कि पेशेंट अगर बैठ नहीं पा रहा था तो उठ के बैठने लग जाता है और अगर चल नहीं पा रहा था तो विद सपोर्ट चलने लग जाता है। जो DMD की मेन टेस्ट होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको CPK कहते हैं, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस। नाउ इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो लेस देन 171 होनी चाहिए। मैं आज आपको एक केस दिखाता हूँ। एक बच्चा था जो 7 साल का था जब इसको DMD डायग्नोज हुई। 26 अगस्त 2020 में इसका CPK जब इसकी डायग्नोसिस हुई तो 7800 था। कहाँ नॉर्मल वैल्यू लेस देन 171 होती है, इसका CPK 7800 था। डॉक्टर्स ने जो पीडियाट्रिशियन इसको देख रहे थे उन्होंने उसका इलाज शुरू किया। 27/11/2020 को उसका CPK बढ़ करके 12,986 हो गया, 12966। आप देखिए, दवा देने के बावजूद CPK बढ़ा। तब उनको किसी ने मेरे बारे में सजेस्ट किया, वो मुझे दिखाने आए। 2020 के एंड में हमने उसका इलाज शुरू किया और लगभग 1 साल के इलाज के बाद 19/11/2021 को जब उसका CPK कराया गया तो उसका CPK वैल्यू 186 थी। जब मेरे पास आया था, याद रहे, तब उसकी CPK वैल्यू 12,986 थी। 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद उसकी CPK वैल्यू 186 हो गई, जो कि नॉर्मल वैल्यू से थोड़ी ही ज़्यादा थी। मगर इस बच्चे का जब मेरे पास वो आया था तो वो चल नहीं पाता था। एक टेस्ट होता है जिसको गोवर्ट साइन कहते हैं। गोवर्ट साइन में बच्चा, जब उसको आप जमीन पर बैठा दीजिए तो उसके उठने का एक टिपिकल तरीका होता है जिस प्रकार से वो उठ पाता है। ये बच्चा
उठ भी नहीं पाता था। मेरी दवा चलने के बाद 1 साल के बाद बच्चे में इतना अंतर तो आया कि बच्चा विद सपोर्ट खड़ा होने लगा। अभी उसका ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है, उसकी फिजियोथेरेपी चल रही है, होम्योपैथी की दवा मेंटेनेंस पे चल रही है, सीपीके उसका नॉर्मल लेवल पे चल रहा है, मगर उसकी पैरालिसिस पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि उसकी पैरालिसिस अब बढ़ना बंद हो गई है। लोअर लिम्स के अलावा उसकी बॉडी में कहीं पे भी पैरालिटिक वीकनेस नहीं आई है। और अगर हम ऐसा होम्योपैथी से कर पाते हैं बिना स्टेरॉइड्स के, तो इससे बढ़िया क्या बात है। होम्योपैथी आनुवांशिक डिजीज़ में भी हेल्प करती है। कुछ और आनुवांशिक डिजीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस। अब मैं एक दूसरा केस आपको बताता हूँ। ये एक 34 साल की लेडी जो कि मेरे पास आई, इनका जो केस था वो डिस्ट्रॉफी का केस था। इनके आइसोलेटेड डिस्ट्रॉफी थी जिसकी वजह से इनका फुट ड्रॉप हो गया था। जब ये मेरे पास आई तब इनका सीपीके क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज 534 था। और सीपीके का एक और टेस्ट हम लोग कराते हैं डिस्ट्रॉफीज में, सीपीके एमबी, जो मस्कुलर सीपीके होता है, उसकी वैल्यू थी 22.9। आपको मैं बता ही चुका हूँ, नॉर्मल वैल्यू सीपीके की 171 होती है, लेस देन 171 होनी चाहिए। सीपीके एमबी की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 6 होती है। इस लेडी की जब मेरे पास आई तो सीपीके वैल्यू 534 थी एंड सीपीके एमबी 22.9 था। लगभग 1 साल के इलाज के बाद इनकी सीपीके वैल्यू 444 हो गई, यानी कि पहले से कम हो गई। और सीपीके एमबी जो कि 22.9 था वो 16.2 हो गया, यानी कि इस लेडी में इम्प्रूवमेंट आया। और ये लेडी जब मेरे पास आई थी तो इसका फुट ड्रॉप इतना सीवियर था कि ये राइट साइड से अपने फुट से लोड नहीं ले पा रही थी, चलने में इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी, विद सपोर्ट चल रही थी। 1 साल की दवा के बाद ये लेडी विदाउट सपोर्ट चलने लगी। हालांकि अभी इसका ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है। और जैसा कि आपको मालूम है, ये आनुवांशिक बीमारियां हैं। आनुवांशिक बीमारियां जड़ से ठीक हो जाएं ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। मगर अगर आप होम्योपैथी से ऐसी आनुवांशिक बीमारियों में लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ पेशेंट को दे सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।